बुद्ध का मार्ग ही दुनिया में सर्वोत्तम मार्ग है। बुद्ध के धम्म में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, करुणा और मैत्री का संदेश है। शांति और मानवता का संदेश है। सबके लिए कल्याण की भावना है। अष्टांगिक मार्ग है और साथ ही साथ पंचशील है। चार आर्य सत्य है। संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का उपाय है। तो भैया पूरे देश के लोग नहीं, पूरे दुनिया के लोगों से कहता हूँ कि युद्ध से काम नहीं चलेगा, शांति से चलेगा और शांति बुद्ध के धम्म में है। सरकार में बैठे हुए लोग मानसिक रूप से दिवालिया हैं। जब विदेश में जाते तो कहते बुद्ध के धम्म देश से आया हूँ और हमने युद्ध नहीं बुद्ध दिए, और जब अपने देश में आते तो जो लोग उत्पीड़न करते हैं दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, माइनॉरिटी का, जो जाति और धर्म के नाम पे लोगों के साथ छुआछूत करते हैं, पखंडवाद करते हैं, जी ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास है। सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को सम्राट अशोक विजयदशमी की शुभकामनाएं देता हूं और निवेदन करता हूं जितना जल्दी हो सके अंधविश्वास, पाखंडवाद छोड़कर, जो बुद्ध का मार्ग इतना उत्तम है कि जब सम्राट अशोक ने कलिंग विजय प्राप्त कर ली और वो बड़े प्रफुल्लित हो रहे थे कि मैंने कलिंग जीत लिया, मैंने दुनिया जीत ली, मैंने जग को जीत लिया, तो एक भंते जी ने देखा कि सम्राट अशोक कितने प्रफुल्लित हैं और बार बार कह रहे हैं कि मैंने जग को जीत लिया। तो भंते जी ने सम्राट अशोक से पूछा, क्या तुमने अपने अंदर पल रहे राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, गुस्सा और नफरत को जीत लिया? तो सम्राट अशोक चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा कि ये जो चारों तो लाशें ही लाशें हैं, खून ही खून है, क्या इनमें से एक को भी जिंदा कर सकते हो? तो तुरंत सम्राट अशोक ने सारे अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और बुद्ध की शरण में चले गए, बौद्ध धर्म की दीक्षा ले गई और अपना और अपने परिवार, अपना बेटा बेटी सबको बुद्ध के धम्म का, बुद्ध के शांति और मानवता के संदेश को, बुद्ध के समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री के मार्ग को पूरे दुनिया में फैलाने में फिर उन्होंने अपना पूरा सब कुछ लगा दिया। 84,000 बौद्ध मठ, बौद्ध विहार लगाए, शिलालेख लिखवाए और आज अगर पूरे दुनिया में बुद्ध का धम्म है, अगर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया के सामने जाके कहते हैं कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए, तो भैया पूरे देश के लोग नहीं, पूरे दुनिया के लोगों से कहता हूँ कि युद्ध से काम नहीं चलेगा, शांति से चलेगा और शांति बुद्ध के धम्म में है। सरकार केवल बोलती है कि बुद्ध के देश से हम आए हुए हैं, लेकिन अपने देश में राम मंदिर बना रही है सर। नहीं, सरकार में बैठे हुए लोग मानसिक रूप से दिवालिया हैं। जब विदेश में जाते तो कहते बुद्ध के धम्म देश से आया हूँ और हमने युद्ध नहीं बुद्ध दिए, और जब अपने देश में आते तो जो लोग उत्पीड़न करते हैं दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, माइनॉरिटी का, जो जाति और धर्म के नाम पे लोगों के साथ छुआछूत करते हैं, पखंडवाद करते हैं, आपस में दंगे करवाते हैं, तब ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देते हैं। तो इनका तो डबल चेहरा, डबल स्टैंडर्ड है, चलने वाला नहीं है। अंत में एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे सर कि आज सारी दुनिया लोग आज विजयदशमी के रूप में मनाती है, रावण वध और महिषासुर वध दिखाते हैं, आप लोग ये धर्म दीक्षा क्यों देने के जो किए आज? नहीं, मैं समझता हूँ, मैं पहली बात तो एक और बात कहना चाहता हूँ, पूरे देश में जो लोग दीक्षा ले रहे हैं बौद्ध धर्म की, मेरा उनसे निवेदन है केवल दीक्षा मत लीजिए, जो बुद्ध का विचार है उसको आचरण में उतारिए। अगर आपने आचरण में नहीं उतारा तो फिर दीक्षा लेने का कोई फायदा होने वाला नहीं है। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। बौद्धमय क्यों बनाना चाह रहे हैं भारत देश को? इसलिए बनाना चाह रहे हैं क्योंकि बुद्ध का मार्ग ही दुनिया में सर्वोत्तम मार्ग है। बुद्ध के धम्म में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, करुणा और मैत्री का संदेश है। शांति और मानवता का संदेश है। सबके लिए कल्याण की भावना है। अष्टांगिक मार्ग है और साथ ही साथ पंचशील है। चार आर्य सत्य हैं। संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का उपाय है, उपाय है अष्टांगिक मार्ग। तो जो लोग अष्टांगिक मार्ग को अपनाएंगे उन लोगों के जीवन से दुख दूर हो जाएंगे। दुख से मुक्ति का मार्ग बुद्ध देकर गए हैं। इसीलिए मैं लोगों से कह रहा हूँ कि अगर आप दुखों से मुक्ति चाहते हो, क्योंकि दुख दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक दुख, एक मानसिक दुख। शारीरिक दुख दवाई से ठीक हो जाता है, लेकिन मानसिक दुख दिमाग से पैदा होता है और वो दिमाग से ही खत्म हो सकता है, और दिमाग का जो इलाज है वो बुद्ध के धम्म में है। लगातार कहा जा रहा है कि बुद्ध मूर्तियां मिल रही हैं, यहाँ खोदने पर वहाँ खोदने पर। देखिए पूरे सेंट्रल एशिया में, आप लोग कर रहे हैं कि अभी पूरे सेंट्रल एशिया में जहाँ भी खुदाई होती है केवल बुद्ध निकलते हैं। इसलिए निकलते हैं क्योंकि भारत पूरा सेंट्रल एशिया ये बुद्ध का देश था, बुद्ध का देश था। क्यों नहीं कोई आंदोलन चल रहा है? आंदोलन चल रहा है, धीरे धीरे बहुत तेज गति से लोग बुद्ध के धम्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। आज नहीं तो कल फिर से भारत, वो अखंड भारत फिर से बौद्ध में बनेगा। एक
बात है, एक सवाल है सर, आपने आम आदमी पार्टी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन की, जबकि कभी की कांग्रेस आप कहते हैं बाबा साहब के विचारधारा को बढ़ाते हैं, और अभी तक कांग्रेस जो है बाबा साहब को भारत रत्न तक नहीं दी, उनको उनके वजह से कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन आप कांग्रेस क्यों ज्वाइन की? जबकि इतना इसलिए किए क्योंकि जो कांग्रेस ने गलतियां की थी वो ही गलतियां आज हमारे बहुजन समाज के नेता कर रहे हैं। और आज कांग्रेस के नेता आज वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, आज वो जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, आज वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, आज वो आर्थिक और सामाजिक सर्वे की बात कर रहे हैं, आज वो सभी वर्गों को बराबर हक मिले उसकी बात कर रहे हैं। तो ये तो हमारे बहुजन महापुरुष ये डिमांड करते हैं। और हमें किसी नेता से, व्यक्ति से, पार्टी से मतलब नहीं है, हमें अपने महापुरुषों की विचारधारा से मतलब है। अगर उस विचारधारा को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लेके चलेंगे तो हमें उनके साथ चलने में भी कोई ऐतराज नहीं है। आप कह रहे हैं कि लगातार जो राहुल गांधी है बाबा साहब के विचारों को बढ़ाने का काम करते हैं, जबकि SC/ST में वर्गीकरण, अगले साल भी आप जरूर SC/ST में वर्गीकरण हुआ, राहुल गांधी जी कुछ नहीं उस पर बोले। देखिए, वर्गीकरण हुआ ही नहीं है। पहले तो आप लोगों को ना अपनी जानकारी दुरुस्त करो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो जजमेंट दिया है, मैं उस जजमेंट को सर्वोच्च न्यायालय के जजों का लिखा हुआ जजमेंट नहीं मानता। मैं मानता हूं कि वो RSS के लोगों का लिखा हुआ जजमेंट है, क्योंकि उस जजमेंट में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों को आपस में लड़वाने की भावना नजर आती है। दूसरी बात, उपवर्गीकरण तो संभव ही नहीं है, क्योंकि कहीं भी आरक्षण का जो आधार है वो गरीबी उन्मूलन नहीं है, उसका आधार सामाजिक और शैक्षणिक विषमता है, उसमें रिप्रेजेंटेशन देने की बात है। और दूसरी बात ये तब लागू हो सकता है जब शैक्षणिक और आर्थिक सर्वे हो जाए। जब शैक्षणिक और आर्थिक सर्वे होगा तो पता चलेगा किस जाति की कितनी जनसंख्या है, किसके हिस्से में कितना आया, कौन किस प्रकार की सरकारी नौकरी में कितना प्रतिनिधित्व किस जाति का है, पढ़ाई लिखाई में कौन आदमी कहाँ पे खड़ा है, जमीन किसके पास कितनी है, उद्योग के मामले में कौन कितना है, आर्थिक स्थिति के मामले में कौन कितना है। जब वो पता लगा जाएगा, जब एम्पिरिकल डाटा कलेक्ट हो जाएगा, तो तब पता लगेगा कि उपवर्गीकरण इसलिए संभव नहीं है जिनको कह के कि ज़्यादा ले लिया, जिनको कह के वो बात करूँ कि संख्या भी ज़्यादा है और संख्या के हिसाब से उन्हें मिला कम है, वो आंकड़े जब सामने आएंगे तब पता खुलासा होगा। तो अपने आप ही उपवर्गीकरण तो चल ही नहीं सकता भारत में। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।